वेलकम डियर। हम डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक कर रहे थे 11th में। तो जो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है डायमेंशनल फार्मूला में शुरू में याद करने में, क्योंकि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी आप कैसे याद रख पाएंगे। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आपने 10th क्लास तक नहीं सुनी है, बहुत सारी सुनी है, तो उसको आप कैसे आसानी से डायमेंशनल फार्मूले की फॉर्म में याद कर पाएंगे, वो हम बात कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि भाई डेफिनेशन जिसको याद होगी तो डायमेंशनल फार्मूला बनाना आसान होगा, डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला याद करना या क्रैम करना डिफिकल्ट होगा। तो उसी के चलते हम कुछ और, क्योंकि उस दिन हमने जो है रोटेशनल मोशन और काइनेमेटिक के हमने सारे कर लिए थे, ट्रांसलेटरी मोशन रोटेशनल मोशन की सारी टर्म्स, ऑलमोस्ट सारी टर्म्स हमारी डिस्कस हो गई थी। तो आज जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम कर लेते हैं, ताकि आपको डायमेंशनल फार्मूले क्रैम ना करने पड़े, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ याद करने में आसानी हो। और क्योंकि फिर डायमेंशनल फार्मूले, अब बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सब कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आएगा, कहीं परमिएबिलिटी का आएगा, कहीं कैपेसिटेंस का आएगा, कहीं रेजिस्टेंस का, फिर कहेंगे सर हमने तो सुना नहीं। तो इस चीज के लिए मैं थोड़े डेफिनेशन दे रहा हूँ। डिटेल स्टडी तो जब आप आने वाले चैप्टर में या सिलेबस में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो आपको क्रैम ना करना पड़े, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे अगला जो टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, बहुत ज्यादा जो आता है वर्ड आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की हमने शुरू कर दी, रोटेशनल मोशन तक हम डिस्कस कर चुके थे भाई। Elasticity is the property by virtue of which a body tend to remain in its original state। किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को जिसके चलते वो वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। पूरा डिटेल हमारा पूरा बड़ा यूनिट है ये डिटेल करने के लिए, यहाँ पे आप इतना वर्ड कर लें, आगे तो हम प्रूव करेंगे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। लेकिन डे टू डे लाइफ में तो हम इलास्टिक का मतलब समझते हैं जो ज्यादा खिंच जाए वो ज्यादा इलास्टिक, लेकिन फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब जो उसको अपोज करे, अपनी चेंज को अपोज करे। तो ये चीजें हम सारे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप खाली डेफिनेशन याद कर रहे हैं या वो फॉर्मूला याद करने के लिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ आपको। अब देखो इसमें ना कोफिशिएंट बोल लो, कोफिशिएंट बोल लो और मॉडुलस बोल लो और कांस्टेंट बोल लो, एक ही बात है भाई, ये एक ही बात है। ये किसी जब भी हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कोफिशिएंट, मॉडुलस या कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे हम लोग। कोफिशिएंट, मॉडुलस या कांस्टेंट हम उसको यूज करेंगे। तो इलास्टिसिटी वर्ड आता है रिस्टोरिंग फोर्स, जो किसी बॉडी को वापस अपनी शेप में लाता है, दैट फोर्स इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। जब हम कोई एक जो फोर्स जो बॉडी की शेप चेंज करता है, डिफॉर्म करता है, उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो उसको वापस अपनी शेप में लाता है दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन। एलोंगेशन एक यहां से वर्ड आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा के के से लगाते हैं, वेयर के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, और इलास्टिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हुक्स लॉ भी बोलते हैं, और हुक्स लॉ को हम एक और फॉर्म में और लिखते हैं, के बराबर एफ बाई एक्स आ जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहाँ से पता लग गया सभी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते, कुछ कांस्टेंट डायमेंशनल भी होते हैं। फोर्स हम पहले निकाल चुके थे भाई, एम एल टी माइनस टू कल कर चुके थे आप, और स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए तो एम टी माइनस टू न्यूटन पर मीटर इसका बन जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो मैंने वर्ड बोला, एक वर्ड बोला रिस्टोरिंग फोर्स, एक होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये आ जाता है इसके अंदर स्ट्रेस, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एक नई टर्म आ जाती है स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये सारी टर्म्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में यूज होनी है सारी टर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
ये हम अभी तक मैकेनिक्स वाली ही सारी कर रहे हैं। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, आपने प्रेशर में भी फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया था, और स्ट्रेस में भी आप आगे स्ट्रेस की दो टाइप आप पढ़ोगे, नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। डिटेल में जाना नहीं चाहता। जब नॉर्मल स्ट्रेस, अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा वो आपने पढ़ा है, तो इसको हमने अभी खाली आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं वो बातें बता रहा हूँ कि जो याद होनी चाहिए। नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब नाम इसका स्ट्रेस है, तो दोनों स्ट्रेस सेम है। स्ट्रेस बोलो नॉर्मल स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस तो स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया हो गया। फोर्स आप कल निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस वन, एरिया आपको आता है एल स्क्वेयर, तो ये बन गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर या पास्कल। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया, स्ट्रेस और प्रेशर का सेम होगा, क्योंकि बहुत सारे आपको क्वेश्चन आएंगे, पेयर दे देंगे आपको जंबल करके, एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच possess द सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो मैंने क्या वर्ड बोला, स्ट्रेस और प्रेशर का सेम है। स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया। तो हम जब पढ़ेंगे ला उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तो प्रेशर के लिए स्पेशल फोर्स होना चाहिए नॉर्मल, और इन केस ऑफ प्रेशर फोर्स शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस, whereas in case of stress it can be normal as well as tangential. So pressure can also be termed as the special case of stress. तो स्ट्रेस और प्रेशर का सेम आ गया भाई, दो टाइप की स्ट्रेस होती है। तो जब हम कोई सी बॉडी पे स्ट्रेस देते हैं, तो जो उसकी बॉडी में चेंज आता है, डायमेंशन में चेंज आता है, तो उस वर्ड को बोलते हैं भाई स्ट्रेन। उस वर्ड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले ओरिजिनल डायमेंशन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे, स्ट्रेस, प्रेशर, ये आएंगे आपके पास। तो चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसमें तीन तरीके से चेंज आ सकता है स्ट्रेन। एक वर्ड होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। भाई जब सेम फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा डायमेंशन लेस, m0 l0 t0 या 1 लिख देते हैं। तो स्ट्रेन इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशन लेस। किसी को आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, उसकी लंबाई चेंज हो गई, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आपने जब स्ट्रेस दिया, उसको फोर्स लगाया, तो जो उसके वॉल्यूम में चेंज आया उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह देते हैं भाई। वी थी, वी माइनस डेल्टा वी रह गया, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। जनरली नेगेटिव साइन को हम सोच कर देते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो देखो ना, स्ट्रेन में रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी है तो डायमेंशनलेस होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। और तीसरा स्ट्रेन हो जाता है शेयर स्ट्रेन, किसी की शेप में चेंज आ जाना, उसको शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो डायमेंशनल फार्मूले हैं सारे के सारे, जो आपको याद होने चाहिए डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे एक तो मैंने सीधा हुक्स लॉ, इसको भी हुक्स लॉ कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलोंगेशन। जितना ज्यादा हम स्ट्रेच करेंगे उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती चली जाएगी, विद इन इलास्टिक लिमिट बोलना है इसको, विद इन इलास्टिक लिमिट। ऐसे ही हुक्स लॉ की दूसरी फॉर्म आ जाती है, हुक्स लॉ की within elastic limit stress directly proportional to strain, within elastic limit stress directly proportional to strain। तो यहां से क्वेश्चन, स्ट्रेन डायमेंशनलेस हो गया, कांस्टेंट। एंगल भी डायमेंशनलेस आया था, लेकिन उसमें यूनिट थी, स्ट्रेन में यूनिट भी नहीं है। सो एनी क्वांटिटी विच इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी विल बी डायमेंशनलेस, ये आपने यहां से सीखा। एक क्वेश्चन और तैयार हुआ, स्ट्रेस और प्रेशर की सेम होंगी।
डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला भी और यूनिट भी। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं तो इसको लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने वर्ड बोला, कोफिशिएंट बोल लो, मॉडुलस बोल लो, कांस्टेंट बोल लो, एक ही बात है। कहीं पे भी फिजिक्स में हम कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो उसमें हम कई जगह कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कई जगह उसका नाम मॉडुलस बोल देते हैं और कई जगह कोफिशिएंट बोल देते हैं भाई। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई को बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये बहुत ज्यादा आएगा बेटा ये, इसलिए मैंने ये सारा बताया, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई है बेटे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वही डायमेंशन हो गई जो कि स्ट्रेस या प्रेशर की हैं। तो आपके पास तीन क्वांटिटी हो गई, स्ट्रेस, प्रेशर, ये आपको, और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इन सब की डायमेंशनल फार्मूला इलास्टिसिटी, और डायमेंशन सेम होंगी, यूनिट भी सेम होंगी। अब देखिए, क्योंकि स्ट्रेन तीन टाइप का है, आपने अभी नाम याद रख लें, ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रेन के तीन नाम दिए, क्योंकि स्ट्रेन तीन टाइप का है, स्ट्रेस दो टाइप का, इसी के चलते आ जाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी कि किसी में लीनियर चेंज आता है, किसी स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो जो उसकी लेंथ में चेंज आता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ज्यादा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी वर्ड याद आते ही, इलास्टिसिटी कहीं पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दें अलग अलग, और आपसे पूछ लें कि भाई किसका अलग है या किसका सेम है डायमेंशनल फार्मूला, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वर्ड आते ही सेम ही होगा भाई, नाम ही चेंज हुआ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर इलास्टिसिटी, शेप में रहने की कोशिश जिसमें करता है वो शियर इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इलास्टिसिटी वाला डायमेंशनल फार्मूला, जो बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपसे पूछे जाएंगे। इलास्टिसिटी बोल लो, और प्रेशर, स्ट्रेस, सब का तीनों का सेम होगा। यहाँ पे एक स्प्रिंग कांस्टेंट का भी आपको फार्मूला आ गया, न्यूटन पर मीटर। आगे एक और फिजिकल क्वांटिटी आएगी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो आपके साथ साथ क्वेश्चन भी तैयार होने। पहली बात, मैं आपके खाली डायमेंशनल फार्मूले तैयार नहीं करा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन भी तैयार करा रहा हूँ। स्ट्रेन और एंगल में क्या कॉमन है, बोथ आर डायमेंशनलेस। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज रेशो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगा। एक तो ये था आपके पास। फिर एक प्रॉपर्टी लिक्विड में आ जाती है, ये भी बहुत ज्यादा आता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जनरली ईटा से हम इसको लिखते हैं। देखो भाई, इसको हम इंटरनल विस्कोसिटी को हम इंटरनल फ्रिक्शन भी बोलते हैं भाई, विस्कोसिटी को इंटरनल फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अब इंटरनल फ्रिक्शन कैसे होता है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन तो जब आप रब करते हैं दो हाथ को, दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है। तो फ्लूइड्स में एनीथिंग विच फ्लोज नॉन एज फ्लूइड, तो लिक्विड और गैस फ्लूइड के अंदर ही आते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी है लिक्विड और गैस। तो लिक्विड में इंटरनल फ्रिक्शन कैसे होता है ये समझने के लिए बड़ा आसान सा बात है। एक आप बड़ा टब लें, उसको जब पानी से भरें और स्टर अप करें, उसको तेजी से घुमाएं, स्टर अप कर दें, उसको स्टर अप करें, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो रोटेशन उसका पानी का रुक जाता है, पानी स्टिल हो जाता है। तो ये तो वही बात होगी जैसे आप बॉल ग्राउंड पे छोड़ते हैं तो रुक क्यों गई, तो आप बताते थे फ्रिक्शन लग रहा है बॉल और ग्राउंड के बीच में। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, तो यहाँ पे कहाँ है फ्रिक्शन? इसका मतलब ये है कि लिक्विड के अंदर भी फ्रिक्शन है
और लिक्विड जो है लेयर की फॉर्म में चलता है। ये बताने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। आप छोटे छोटे, जब आप इसको स्टरअप कर रहे हैं, रोटेट कर रहे थे, पानी को यूं रोटेट कर दिया बड़े टब में, तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े डाल दो आप। तो आप, ये सिंपल सी बात है, जो टुकड़ा बिल्कुल सेंटर पे होगा उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और जो एज पे होगा उसकी स्पीड बहुत कम होगा। सो दिस शोज दैट लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, या फ्लूइड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स की फॉर्म में जाता है। इसीलिए तुम ये जैसे कहावत भी सुनी ना, डीप वाटर रन स्लो। जो बॉटम पे लेयर होगी पानी की नदी में, वो बहुत स्लो होगी। बॉटम पे कोई चीज होगी तो बड़े आसान धीरे धीरे जाएगी, लेकिन टॉप लेयर पे कोई चीज तैर रही होगी तो बहुत स्पीड होगी उसकी। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है ये दिखाने का कि फ्लूइड या लिक्विड की लेयर की फॉर्म में ट्रैवल करता है और फ्लो करता है, फ्लूइड डायनेमिक्स। और हम जब ये है फिंगर को एज से सेंटर की तरफ लाते हैं तो डिफरेंट फोर्स फील करते हैं, क्योंकि जो स्पीड तो तुमने देख ली, डिफरेंट लेयर डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं। जो सेंटर से जितना, सरफेस के जितना पास है उसकी लेयर की स्पीड कम है, जो सेंटर से जितना दूर है उस लेयर की स्पीड ज्यादा है। इसको आप फिंगर से भी फील कर सकते हैं। फिंगर पे अलग अलग फोर्स लगेगी जब आप सरफेस से सेंटर पे आएंगे। और वही चीज ये मैं रिवर बॉटम पे मैं दिखाता हूं। तो जो बॉटम लेयर है वो बहुत कम स्पीड है, ऊपर वाली की स्पीड ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं सरफेस से, एक्स मान लिया इसकी स्पीड, इस लेयर की स्पीड वी है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे, एक्स प्लस डी एक्स पे जो स्पीड क्या हो जाएगी, वी प्लस डी वी, जितना दूर हम जाएंगे। और ये जो है एरिया इन कांटेक्ट होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती हैं वो ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द फ्लो, और ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन। अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल। तो ए इज द एरिया इन कांटेक्ट ऑफ टू लेयर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है, विस्कस फोर्स इज द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स विच ब्रिंग द बॉडी इनटू रेस्ट, फ्लोइंग लिक्विड और फ्लोइंग फ्लूइड इनटू रेस्ट। तो ये कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू लेयर्स। जब नाइन्थ में फ्रिक्शन पढ़ा था आपने, तो फ्रिक्शनल जो फोर्सेज होती है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपेरेंट एरिया इन कॉन्टैक्ट, हियर इट डिपेंड्स अपॉन एरिया इन कॉन्टैक्ट, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे अभी मैंने बोला था, सरफेस से जितना हम दूर जा रहे हैं उतनी इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। एक्स डिस्टेंस पे वी थी तो वी प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे, एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे वी प्लस डी वी हो गई। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लिखते हैं dv by dx। एनीथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिकम इट्स ग्रेडियंट। any physical quantity divided by distance become its gradient. Pressure divided by distance become pressure gradient. Velocity divided by distance become velocity gradient. Force divided by distance become force gradient. Any physical quantity divided by distance become its gradient. ये बात आपको याद रखनी है। तो वेलोसिटी, ये dv कल मैं लिखना सिखाता था, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा इसका यूनिट। तो combining these two factors, a dv by dx और f is equal to a dv by dx। तो यहां से जो है आप where eta is known as coefficient of viscosity, where eta is known as coefficient of viscosity, coefficient of viscosity मैं अभी बता चुका हूं। कोफिशिएंट बोल लो, कुछ बोल लो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ही बोलते हैं। तो ईटा का जब फार्मूला लोगे भाई, तो एफ डी एक्स ओवर ए डी वी, डी एक्स और डी वी एक, डी एक्स एक ही चीज है, डी और एक्स अलग अलग नहीं है। कल बताया था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी। तो फोर्स का भाई आप निकाल चुके हो इस तरीके से फार्मूला, एम एल टी माइनस टू। डी एक्स के लिए आप एल ले दोगे, चेंज इन डिस्टेंस डिस्टेंस ही होगा। एरिया के लिए आप एल स्क्वायर ले दोगे और डी वी के लिए आप एल टी माइनस वन ले दोगे। तो सॉल्व करें जरा, क्या बनेगा इसका। तो ये फार्मूला आपके पास आ रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, जब आप सॉल्व करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। डेका पॉइज इसका यूनिट होती है पॉइज।
ठीक है, ml-1 t-1 इसका बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो जितना थिक होता है, जैसे वैक्स इज मोर विस्कस देन वाटर, और हनी है, तो जो जितना ज़्यादा विस्कस होगी कोई चीज़, वो आप उतना ही स्लो रन करेगी, क्योंकि उसकी लेयर के बीच में उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। तो इंटरनल फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फ्रिक्शन का ये, एक्सटर्नल फ्रिक्शन ये सरफेस के बीच में, और इंटरनल फ्रिक्शन जो है लिक्विड के लेयर्स के बीच में होता है। और विस्कोसिटी के बेस पे अगर आप देखोगे, कई बार आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में आपका विस्कोसिटी ऑफ ब्लड भी होता है। तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, जैसे कोई बीमार होता है, नॉर्मल की रेंज दे रखी होती है, नॉर्मल आदमी की ये है, तो थिन हो जाता है ब्लड, तो उसका विस्कोसिटी भी एक कंपोनेंट होता है ब्लड टेस्ट में। तो मैं ये इसलिए करा रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी न्यूमेरिकल में भी और डायमेंशनल फार्मूले में आपसे बहुत ज़्यादा पूछेंगे। फ्लूइड में ही आपके पास एक प्रॉपर्टी है भाई, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, एक द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। तो जो फ्लूइड की शेप हमेशा जब हम ड्रॉप से डालते हैं तो वो स्फेरिकली क्यों बनती है, इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। जब भी हम ड्रॉप पानी की बूंदे जब भी हम ऊपर से डालेंगे, टैप ऑन किया, उसको बंद किया, लास्ट में जो बूंद आपकी जो टपकती है तो बिल्कुल स्पेरिकल शेप यूं आती है, उसकी स्पेरिकल शेप, तो वो सरफेस टेंशन के चलते है। बिकॉज फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर पोजेस मिनिमम सरफेस एरिया, फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर पोजेस मिनिमम सरफेस एरिया। डे टू डे लाइफ की जो इसमें इलस्ट्रेशंस हैं, पानी में ब्रश डालोगे वो फैल जाएगा, जैसे शेविंग ब्रश है या पेंट ब्रश है, फैल जाएगा, और जब बाहर निकालोगे तो ये यूं आएगा, यूं जुड़ जाएंगे, उनके जो टिप्स जुड़ जाते हैं। तो इट इज बिकॉज वो सारी ड्रॉप मिलके एक छोटी ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप बनानी चाहती है जितनी भी एयर से आ रही हैं, और मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाह रही हैं। तो ये सरफेस टेंशन के और भी एग्जांपल बहुत सारे हैं सरफेस टेंशन के, जब डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही कर लो। सरफेस टेंशन के ही चलते यहाँ पे तो हम पानी को डालते हैं, फैल जाता है, बहुत बड़ी बॉल नहीं बनती, लेकिन अगर अपने डिस्कवरी चैनल या टीवी वगैरह में स्पेसशिप में कई बार दिखाते हैं, तो पानी को जब वाटर डज नॉट स्पिल देयर, फैलता नहीं है उसमें स्पेसशिप में, वो बॉल बन जाएंगी बड़ी बड़ी, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी है नहीं, तो सरफेस टेंशन है, खाली सरफेस टेंशन के चलते बड़ी बड़ी बॉल बन जाती है पानी की। तो इसीलिए कहते हैं स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट है वो फेस वॉश नहीं कर सकते, वो फेस इसलिए वॉश नहीं करते कि सरफेस टेंशन के चलते पानी की तो बॉल बनी हुई है, और वो पानी के मालिक्यूल फेस के कांटेक्ट में नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन इस तरीके से हम यूं ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई यूं इमेजिन करते हैं कि इमेजिनरी लाइन है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, हमेशा यूं मेनिस्कस की शेप आती है। सारी डिटेल हम करेंगे जब आपका ये यूनिट आएगा, एक ही साथ हम पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सरफेस टेंशन इस तरीके से होता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और मैंने अभी स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए बताया F/x, यानी कि सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम फार्मूला आ गया भाई, सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम फार्मूला आ गया, न्यूटन पर मीटर ही। आपको कहीं पैर छांटने पड़ जाएं तो ये सेम फार्मूला आ गया इसमें। ये सरफेस टेंशन के चलते ही कहते हैं कि भाई हॉट कॉफी टेस्ट मोर, क्योंकि वो सरफेस टेंशन के चलते जो जब गर्म होता है तो उसका सरफेस टेंशन कॉफी का कम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट ग्लैंड है जीभ के जो फ्रंट में, उनके टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। कॉफी ठंडी हो जाती है तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है तो ज़्यादा टेस्ट ग्लैंड को एक्टिवेट नहीं करता हो, इसलिए गर्म चाय या गर्म कॉफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सरफेस टेंशन रिड्यूस करने के लिए गर्म पानी में आप कपड़े धुलोगे, उसमें आसानी से धुल जाते हैं बजाय ठंडे पानी के, क्योंकि ठंडे पानी में सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है तो वो मैल के कांटेक्ट में नहीं आते। साबुन डिटर्जेंट भी सरफेस टेंशन घटाने का ही काम करते हैं। साबुन डिटर्जेंट पानी का सरफेस टेंशन घटाते हैं, तो पानी के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेन के कांटेक्ट में आते हैं, डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं,
और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने, खाली मैं डायमेंशनल फार्मूले ही आपको याद नहीं करा रहा, मैं आपके क्वेश्चन भी तैयार करवा रहा हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस में आपके पास किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कोफिशिएंट विस्कोसिटी, कोई भी जो मैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करूंगा तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको ये सारे डायमेंशनल फार्मूले याद हों। तो ज्यादा से ज्यादा आप याद करें, और डेफिनेशन से ही ज्यादा याद होंगे तो वो आसान होगा याद होना। डेफिनेशन याद करोगे तो वो ज्यादा आसान है याद करना। तो ये सारा मैकेनिक्स के इस तरीके से आ जाते हैं, और कितना ही कर लें अब बहुत सारा है, क्योंकि तुम ये जो कोचिंग सेंटर में जा रहे हो ना, इतने ज्यादा आपको 11th-12th के भी दे देते हैं। करंट आपने सुन रखा, अब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की ये मैंने सारे टच करने की कोशिश की है। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये आपने सुन रखा है। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी के बना रहा हूँ, जैसे चार्ज अपॉन टाइम, इसको हम एम्पियर, इसका बेसिक हो गया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो मैं चार्ज के लिए निकालूंगा फार्मूला, चार्ज के लिए क्या आ जाएगा भाई, आई टी। चार्ज का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, क्यू का आई एम्पियर टी टाइम, ए टी आ जाएगा चार्ज का फार्मूला। चार्ज का फार्मूला ये आ जाएगा चार्ज क्यू का, ए टी। ये याद रखेंगे बेसिक सा। करंट से हमने शुरू किया, 10th में पढ़ रखा है करंट। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल वर्ड भी तुमने, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल वर्ड भी तुमने 10th में पढ़ रखा है। ये वी डब्ल्यू बाई क्यू आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है। वर्क का आप कल निकाल चुके हो, ml2t-2। चार्ज का अभी आपने निकाल दिया, at। तो आपके पास क्या फार्मूला बन गया पोटेंशियल डिफरेंस का, m l स्क्वेयर a-1 t-3 बन गया। ये आपके पास वोल्ट होती है, इसकी यूनिट तो वोल्ट होती है। और आ गया ना, 3 से 4 पे आ गए ना, ये मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, मोर देन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस भी कर लिया। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से किसके बराबर होता है, V अपॉन आई के बराबर होता है। तो यहां से आपने रेजिस्टेंस का भी निकाल लिया। तो इस तरीके से आप याद करो भाई, ये 10th में पढ़ रखा है, इसमें कोई नया नहीं है आपके लिए, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस के लिए जब बनाओगे तो ये वोल्टेज का आप निकाल चुके हो, ml स्क्वेयर a-1 t-3। आई के लिए तो खाली एम्पियर ए है, तो क्या बन गया इसका रेजिस्टेंस का, ml स्क्वेयर a-2 t-3। ये आपके पास आ जाते हैं। ये आपने सारे 10th में सुन रखे हैं। एक और चीज आपने 10th में सुन रखी, कूलम लॉ भी आपने सुन रखा है, 10th में सुना था कि पता नहीं 8th में सुना था, शायद 10th में ही सुना है। Q1 Q2 दो चार्ज हैं, उनके बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो प्रोपोर्शनलिटी टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स, कूलम लॉ है ये। तो ये आ जाता है कूलम कांस्टेंट के। तो कूलम कांस्टेंट की भी आप बना लोगे, वेयर के इज नोन एज कूलम कांस्टेंट। ये जितने बच्चे कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं वहां पे टेस्ट में ही आ जाते हैं कूलम कांस्टेंट। जब ये डायमेंशनल एनालिसिस का टेस्ट बनता है ना, तो वहां पे ही आ जाते हैं क्वेश्चन, आर के लिए निकालो, आई के लिए, वो फिर कंफ्यूज होते हैं, शुरू के मैकेनिक्स वाले पढ़ के चले जाते हैं। तो कूलम कांस्टेंट के लिए आप ये चीजें अब आपने आप बनाएंगे, एफ इंटू आर स्क्वेयर ओवर Q1 Q2, ये आप अपने आप बनाएंगे। जैसे ml-2 इधर l स्क्वेयर ओवर AT दो बार आएगा। कूलम कांस्टेंट का अपने आप बनाएंगे। अब इस कूलम कांस्टेंट में एक चीज आती है, इन SI
सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है, सीजीएस सिस्टम के इज इक्वल टू 1, इन एसआई सिस्टम के इज 1/4πε0। ये वर्ड आपने नहीं सुन रखा, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी। परमिटिविटी वर्ड आपने नहीं सुन रखा भाई, परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट मैंने नोट लगा दिया तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आ जाएगा। अगर मैंने एप्सिलॉन लगाया तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा। एप्सिलॉन नॉट लगाया तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन लगाया तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कूलाम कांस्टेंट के लिए आता है तो ये बना दोगे फार्मूला। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो ये अच्छे हायर तैयारी करते हैं तो ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो यही जो फार्मूला है ना ऊपर वाला कूलाम कांस्टेंट, वो आपके पास बन जाएगा 1/4π। एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं और एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं अगर मीडियम में है तो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटे एप्सिलॉन R नॉट के लिए परमिटिविटी इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर आएगा। यूनिट तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं इसकी, कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ये आप यहां से देख के लिख रहा हूं, और फार्मूला आप खुद बनाएं भाई, आप प्रैक्टिस करें। 80 इंटू 80, ये अपने आप बनाएंगे फार्मूला। 80 इंटू 80 ओवर MLT माइनस 2 इंटू L स्क्वायर। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के लिए हम लिख लेते हैं, और खाली एप्सिलॉन लिखा तो यही चार्ज अगर किसी मीडियम में रखे होते तो क्या होता, ये कांस्टेंट्स हैं। यहीं पे एक वर्ड आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। आज ही कोई बच्चा पूछ रहा था इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो देखो रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी है तो डायमेंशन लेस होगा। देखिए अब एक लाइन आप लिख लें, if any quantity is written in terms of relative it will be dimensionless except relative velocity। relative density आप 9th-10th में सुन रखा है, relative refractive index आपने 10th में ऑप्टिक्स में सुन रखा है, relative refractive index, relative density, relative permittivity आपने इलेक्ट्रिसिटी में सुन लिया, relative permeability आप मैग्नेटिक में सुनेंगे, permeability। परमिटिविटी वर्ड हम इलेक्ट्रिक के लिए यूज करते हैं, किसी मीडियम की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करने देगा, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, वो हम कहते हैं परमिटिविटी। और परमिएबिलिटी वर्ड आएगा मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइंस को क्या पोजीशन मिल रहा है। तो एक्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेलोसिटीज, VAB is VA minus VAB। otherwise all terms written in terms of relative will be ratio of same quantities। तो वो डायमेंशनलेस होंगी। रिलेटिव वेलोसिटी को छोड़ के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर रिलेटिव वर्ड आ गया तो वो डायमेंशनलेस होगा। रिलेटिव एरर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये सब डायमेंशनलेस होंगी। ये ध्यान रखना आपने, इस लाइन को लिख लें। तो ये वर्ड आपने काफी 10th में सुन रखे थे। अब जो आपने नहीं सुन रखा था वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्ड आपने नहीं सुन रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। 10th में ये चीज नहीं सुन रखी आपने। फील्ड अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, चार्ज का वो रीजन जहां तक इसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सके। तो ये हम डेफिनेशन, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपकी 10th में नहीं सुन रखा था आपने। इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, F/Q0, ये डेफिनेशन आप याद रखें। फील्ड स्ट्रेंथ, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। E इक्वल टू F/Q0। तो यहां से न्यूटन पर कूलम तो इसका यूनिट बन गया, और फार्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसे लिखते हैं MLT माइनस 2
और Q के लिए आप AT ही लिखेंगे। Q नॉट हम टेस्ट चार्ज के लिए लेते हैं, वो चार्ज जो इतना छोटा है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं है, खाली फील्ड टेस्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, इसलिए मैं नोट लगा रहा हूं। ये आप अपने आप बनाएंगे फार्मूला तो बन जाएगा ml-T-3A-1, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेंगी। तो फ्लक्स वर्ड का मतलब क्या है बेटे? एनीथिंग विच फ्लोज इज नोन एज फ्लक्स। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास हो रही हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं भाई। ऐसी ही कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास होंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। फाई से जनरली, फ्लक्स को हम जनरली फाई से लिखते हैं, फाई सिंबल ले लेते हैं फ्लक्स के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो या ल्यूमिनियस फ्लक्स हो। कितनी नंबर ऑफ जो ल्यूमिनियस के जो लाइन है, ल्यूमिनियस फ्लक्स, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी वाला। तो फाई हम कैसे निकालेंगे? एरिया हो गया और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो फाई निकलता E इंटू ए से भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपका 100% कहीं ना कहीं आ रखा होगा उसमें, डायमेंशनल एनालिसिस में फ्लक्स के बारे में आपसे पूछा हुआ होगा। मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं, सिंबल मैं सेम लूंगा, मैग्नेटिक में जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा भाई। तो इसमें आपकी यूनिट आपने ई की तो आप निकाल लिया भाई, ई तो आपने निकाल लिया, ml-T-3 ml-T-3 इंटू ए इनवर्स आपने ई का निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया हो जाएगा यहाँ पे ए एम्पियर नहीं एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ई इंटू डी एस कर लो या एस कर लो, एरिया एल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये आपके पास फ्लक्स आ गया भाई, ml³ T-3A-1। अगर आप कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव सेंटर में जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर में, वहां पे जो ये डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा के जब टेस्ट लेंगे तो सारे आएंगे भाई ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, वो दे भी रखे होंगे उन्होंने असाइनमेंट में। फिर आते हैं कि सर ये फ्लक्स का क्या, फ्लक्स क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब क्योंकि आप पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई माने दो, पोल जिसके दो ध्रुव बन जाएं, टू पोल्स, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, -q + q, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance known as electric dipole, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। इसमें हम एक डाइपोल मोमेंट वर्ड यूज करेंगे, डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू। चार्ज का आप निकाल चुके हो AT और सेपरेशन के लिए आपके पास L है, तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन बन जाता है, तो इसका फार्मूला बन जाता है ALT। तो आपने रेजिस्टेंस का निकाला, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला, ये आपके पास एक डाइपोल का निकाला, डाइपोल मोमेंट का निकाल लिया। एक वर्ड आता है कैपेसिटेंस, किसी कंडक्टर पे भाई हम चार्जिंग करते चले जाएं, किसी कंडक्टर पे चार्जिंग करते चले जाएं तो इसका वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। क्यों डायरेक्टली ये किसी कंडक्टर की हम चार्जिंग करते चले जाएं तो इसकी वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी, और इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, वेयर C इज नोन एज कैपेसिटेंस, C इज नोन एज कैपेसिटेंस, नोन एज कैपेसिटेंस, C को कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो C का क्या हो जाएगा, Q/V। देखो अब आप निकाल लोगे अपने आप, Q। तो अगर किसी को वोल्टेज याद ना हो, Q चार्ज है, क्या चार्ज तो आपको याद हो चुका है 80, वोल्टेज ना हो तो वोल्टेज की डेफिनेशन तो याद है, तो Q को मैं W/Q लिख सकता हूं। अगर वोल्टेज का याद नहीं है तो यार Q²/W कर लो C को।
तो ये क्या हो जाएगा सी का ए टी का स्क्वायर, और ये आपको आता ही है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। मान लिया अगर किसी को वोल्टेज डायरेक्ट याद नहीं आ रही है, तो ये तो है ना, वीक डेफिनेशन तो है ना, वोल्टेज का फार्मूला याद नहीं है तो डेफिनेशन तो आती है ना, तो सीधा लिख दो डब्ल्यू वाई को। तो इस तरीके से आप कैपेसिटेंस का जो फार्मूला लोगे, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर, ये टी स्क्वायर ऊपर है, ये टी माइनस टू टी फोर और ए स्क्वायर, ये आपके पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आ जाएगा। जब चार्ज सी इंटू वी करोगे तो वही फार्मूला आ जाएगा ए टी। तो ये टर्म थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। रेजिस्टेंस हमने कर लिया, कैपेसिटेंस। आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो वर्ड आ गए, एक तो रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कैपेसिटेंस को इस तरीके से। जब 12th में पढ़ोगे रेजिस्टेंस पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता एसी और डीसी में अप्लाई करने में, लेकिन कैपेसिटेंस अलग तरीके से बिहेव करते हैं, एसी में सर्किट में लगा रखेंगे, डीसी सर्किट में। एक तीसरी टर्म और आएगी इंडक्टर, सोलेनॉइड, इंडक्टर, कॉइल, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे सारी फिजिक्स में, एल। ये इंडक्टर जो होता है, कॉइल होता है, ये भी एसी और डीसी में डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। तो अब थोड़े बहुत मैग्नेटिक के भी करा देते हैं आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे हमने किया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपने किस में सुन रखा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 10th में सुन रखा है। करंट लूप एज ए डाइपोल आपने 10th में पढ़ रखा है कि करंट को जो है, करंट लूप एज ए डाइपोल, करंट एक आप पेज लें, उस पे सर्कल ड्रॉ करें, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज बना लें, पेज पलट के देखेंगे तो वही आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा। एक तरफ से देखने पे जो एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे तरफ से देखने पे, दूसरे फेस से देखने पे वो क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो इट एक्ट एज द मैग्नेटिक डाइपोल, ये आपने 10th में शायद पढ़ा है मैग्नेटिक डाइपोल। और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप कैसे करोगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल जिसके दो पोल, जो नॉर्थ पोल तुमने 10th में बड़े आसानी से पढ़ रखा है, जिसमें क्लॉकवाइज नजर आता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। आपने पढ़ रखा है कि करंट लूप के दो फेज से देखने पे डायरेक्शन ऑफ करंट डिफरेंट अपोजिट अपीयर होती है, एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट लूप में मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है, जिस फेस में एंटी क्लॉकवाइज हो नॉर्थ, जिसमें क्लॉकवाइज हो साउथ, ये आपने 10th में पढ़ा है। तो मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके पास आ जाएगा आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया एनक्लोज, करंट लूप का करंट इंटू एरिया एनक्लोज। करंट के लिए आपने एम्पियर यूज किया, ये एरिया है, एरिया एनक्लोज एल स्क्वायर, तो ये आपके पास एम्पियर एल स्क्वायर इसकी यूनिट आ गई, डायमेंशनल फार्मूला बन गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। यहां पे वर्ड आती बेटे दो, ये कोई मैग्नेट में इलेक्ट्रिक में एक ही अंतर है, मोनोपोल एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को कितनी बार ही तोड़ लो, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल। तो मैं वहां पे चार्ज बोलता हूं, वो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम से लिखेंगे, ये है आपका इसका गैप है। तो ये भी इसे साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और इसके अंदर साउथ से जाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज पाथ नहीं बनाती, मैग्नेटिक लाइंस क्लोज पाथ बनाती हैं। और ये भी एक बार मैग्नेट अपने आप में डाइपोल है, एक तरफ साउथ है एक तरफ नॉर्थ है, डाइपोल, ये भी डाइपोल है ये भी डाइपोल है। बार मैग्नेट में इसमें क्या अंतर है? इसमें तो करंट रिवर्स कर दूंगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, बार मैग्नेट में नहीं होगी भाई, वो फिक्स है, जो उसको भी एक बार टेम्परेरी परमानेंट मैग्नेट बना दिया इसका। ये टेम्परेरी इसलिए बोलते हैं, करंट ऑफ करते ही जीरो हो जाता है मैग्नेटिक डाइपोल, ये परमानेंट है। डिटेल हम बाद में करेंगे, यहाँ पे आप इतना याद रख लो कि मैं पोल स्ट्रेंथ लिखूंगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैंने जैसे आई इंटू ए किया था ना भाई, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक और आ जाता है एम, कैपिटल एम से हम लिखते हैं एम इंटू एल, पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। जैसे वहां पे मैंने क्यू इंटू एल लिखा डाइपोल मोमेंट को, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, साउथ से नॉर्थ इसकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ एम की यूनिट भी आ जाएगी बेटा। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज करता है
इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में वो काम पोल करता है, पोल। अब जनरली पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंस हम एनालॉजी हम नॉर्थ पोल से करते हैं, और नेगेटिव चार्ज की एनालॉजी हम साउथ पोल से करते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन एल, एम स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ये आपने एम्पियर मीटर स्क्वायर निकाला था, और ये आपके पास खाली मीटर आ जाएगा, तो इसकी यूनिट एम्पियर मीटर इसका वो बन जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका उसकी फॉर्म में लिखना है, एम ए एल स्क्वायर अपॉन एल था, तो क्या फार्मूला बन जाता है इसका, ए एल। ये मैग्नेटिक में आपके पास आएंगे। अब मैं क्यों बताना पड़ा मेरे को, पोल स्ट्रेंथ जो आपने कूलाम ला, जो आपने कूलाम ला इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा बेटा, वही कूलाम ला आप मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ते हो, क्योंकि मैं कूलाम फोर्स वही मैग्नेटिक में भी पढ़ते हो जो आप इलेक्ट्रिक में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हाँ, तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं तो ये लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ गया वो म्यू नॉट m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक के केस में बेटा मैंने लिखा था एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अब म्यू नॉट को लिखते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी 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 ऑफ फ्री स्पेस, और वैक्यूम बोल लो, फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। तो म्यू नॉट की यूनिट आप बना लोगे एफ इंटू आर ओवर m1 m2, अपने आप कर सकते हैं, ये तो है, ये रहा m1 m की ये लिख लेंगे ए एल, एम न्यू नॉट की जब आप यूनिट बनाएंगे तो एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, ओ सॉरी आर स्क्वेयर आएगा ना, आर स्क्वेयर एल स्क्वेयर, और इसके लिए ए एल इंटू ए एल, ये आप सॉल्व कर लो, म्यू नॉट का क्या आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे परमिएबिलिटी बोला, ऐसे ही आज ही पूछा किसी बच्चे ने क्वेश्चन, ऐसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी भी होता है, रिलेटिव। अभी मैंने ताजा ताजा क्या बताया, रिलेटिव वर्ड जिसके साथ भी आएगा, रिलेटिव वर्ड जिसके साथ भी आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी को छोड़ के सब डायमेंशनलेस होंगे, क्योंकि वो रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी होगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू अपॉन म्यू नॉट। किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी को वैक्यूम की परमिएबिलिटी से कंपेयर रेशो निकालेंगे तो उसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलेंगे। तो ये डायमेंशनलेस होगा, रिलेटिव वर्ड के साथ आप फैमिलियर हो गए हैं। तो अब जो है ना, अभी जो मैंने बताया था ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ऐसी जब, क्योंकि आप मैग्नेटिक पे आ गए तो आपको पता ही है करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दें तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आपकी एनसीईआरटी में है ये फार्मूला आई एल, अगर इसकी लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर आई एल बी पूरा होता है, आई एल बी साइन थीटा होता है। यहाँ पे थीटा अगर मैं 90 ले रहा हूँ तो मैं आई एल बी से ही लिख रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में दे रखा 10th में ये। यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी निकाल सकते हैं, एफ और आई एल साइन थीटा, एंगल्स आर डायमेंशनलेस। और अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स क्यू वी बी। तो यहाँ से भी क्यू वी बी साइन थीटा भी लिख लो, पूरा ही लिख लो आप, साइन तो डायमेंशनलेस होता है, आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ से आप एफ इज इक्वल टू, तो मैग्नेटिक फील्ड की आई एल यूनिट आप बना लोगे। और जैसे मैंने टेस्ट चार्ज उसमें बोला था, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम टेस्ट पोल ले लेते हैं, तो B बराबर एफ बाई एम नॉट भी निकाल लेंगे, एम नॉट यहाँ पे टेस्ट पोल हो जाएगा। किसी आइसोलेटेड पोल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फोर्स अपॉन टेस्ट पोल की तुम एल निकाल चुके हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, एम एल टी माइनस 2 फोर्स की, और टेस्ट पोल ए एल निकाल लिया था आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट आ गई भाई, एम टी माइनस 2 ए इनवर्स।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, टेस्ला और गॉस इसका यूनिट हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड किसी में भी रख के देख लेना, आप यहां से निकाल लो, चाहे यहाँ पे ml T-2, ये एम्पियर, ये L, तो घूम के ऊपर जाएगा MT-2 A इनवर्स आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इधर से भी कर सकते हो आप। जैसे आपने उसमें वर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था, इसमें आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोल लेते हैं। जैसे उसमें आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बोल लेते हैं, फाई से लिखते हैं। वो E इंटू ए था, ये B इंटू ए आ जाएगा भाई। वो E इंटू ए था, ये B इंटू ए आ जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, B के लिए आपने फार्मूला ये लिख दिया, MT-2 A इनवर्स, ये A एरिया है भाई, उसमें भी कहा था हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास हो रही हैं, ये एरिया आ जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आप ये फार्मूला बना लेते हो, ml स्क्वेयर T-2 A-1, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का आ जाएगा। तो आपके कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए हमने करा दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तुमने फैराडे लॉ 10th में सुन रखा है। अगर किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt आपके पास आ जाता है कॉइल में। फाई फ्लक्स लिख रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी साइन E, यहाँ पे ईएमएफ है, हम कांस्टेंट से हटा देते हैं तो d∅dt। मैं क्यों किया ये भी मैं कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होगा, इंडक्टर L, वेयर L इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। तो L के लिए भी ईएमएफ, इलेक्ट्रॉन ये ईएमएफ है d∅dt, ये L का, इंडक्टर का। मैंने C का भी निकाल दिया, R का भी निकाल दिया। ये तीसरा एलिमेंट जो मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस ऐसे लिखा जाएगा, कैपेसिटेंस ऐसे लिखा जाएगा, सो होगा, और इंडक्टर ऐसे लिखा जाएगा। ये C है यार, रेजिस्टेंस CL, इनके कॉम्बिनेशन भी होते हैं, RC सर्किट, LCR सर्किट, LR सर्किट, ये सारे। तो सेल्फ इंडक्टेंस के जो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट बनाओगे भाई, तो क्या बन गई, ईएमएफ वोल्टेज की तो बना ली थी आपने, अपने आप बना लेंगे। अब यहाँ पे फाई का ये बना दिया, टाइम के लिए टी आ जाएगा। तो ये इंडक्टर की यूनिट आप बना लें। तो एक बहुत सारे क्वेश्चन बेटे आते हैं, एल आर किसके बराबर आएगा, या एल बाई आर, ये टाइम कांस्टेंट, ये बहुत सादा क्वेश्चन आते हैं रे। टाइम कांस्टेंट एल आर सर्किट में एल बाई आर टाइम कांस्टेंट, टाइम के बराबर आएगा। ये एल बाई आर कहीं पे आएगा तो टाइम के बराबर आएगा। इंडक्टर आप निकाल चुके हो, एक एल आर सर्किट में एल बाई आर टाइम कांस्टेंट टी के बराबर आएगा, एल और आर की डायमेंशन, एल बाई आर टी के बराबर आएगा। ऐसी कोई आरसी सर्किट है, ऐसे सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस में, उसे आरसी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, ये भी टाइम के बराबर आएगा। तो ये सारी जो मैंने प्रैक्टिस आपकी कराई, बहुत सारे रह गए होंगे, लेकिन ये वो हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आरसी, टाइम कांस्टेंट, एल बाई आर। और तुम देखोगे स्पीड ऑफ लाइट को भाई, हम स्पीड ऑफ लाइट को म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी लिखिए, भी बहुत ज्यादा आते हैं बच्चे, फिर कंफ्यूज होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को ईएम वेव वाले चैप्टर में आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आप पहले निकाल चुके हो। तो इस तरीके से आपने ये करना है। बहुत लंबा ये वीडियो बन गया, इसमें हम कितना ही ज्यादा कर लें, वो तो क्योंकि 2 साल की आपको यूनिट करनी है, तो मैंने वो टच किया है, ज्यादा से ज्यादा जो पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जब मैं नेक्स्ट में जो डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस कराऊंगा, तो जो कुछ बचे खुचे और होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल फार्मूले जो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने ये भी कर लिया, पूरा का पूरे दोनों वीडियो ध्यान से सुन लिए, तो आपका फर्स्ट यूनिट पूरा तैयार हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का, फार्मूले के कंसर्न में। अभी यूजेस क्या है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।